कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। ये दुनिया भी समय के साथ लगातार बदलती रहती है। साथ ही यहाँ जीने वाले जीवों के जीवन में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का राज था, मगर आज हम इंसानों ने इस धरती पर कब्जा जमा रखा है। कल हो सकता है इस धरती पर जीवन कोई और मोड़ ले ले। तापमान के लिहाज से भी धरती का मौसम कभी एक सा नहीं रहा। ये धरती कभी आग के शोलों की तरह तपी है तो कभी पूरी धरती बर्फ से ढकी रही है। धरती का एक हिस्सा जिसे हम भारत कहते हैं, ये भी इन बदलावों से अछूता नहीं रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आइस एज के वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा था और यहाँ किस तरह के जीव निवास करते थे। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आज से करोड़ों साल पहले धरती दो हिस्सों में बटी हुई थी। इन दोनों हिस्सों को सुपर कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। इन सुपर कॉन्टिनेंट्स में से एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लॉरेशिया। गोंडवाना में उस समय साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हिस्से आते थे और वही लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। मगर जैसे जैसे समय बदलता रहा, धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट्स भी अपनी जगह बदलते रहे और अलग अलग टुकड़ों में बंटते रहे। इस प्रोसेस में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा गोंडवाना से अलग होकर लॉरेशिया के एशिया वाले टुकड़े से मिलने लगा। अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच में इस समय एक सागर था जिसका नाम था टेथिस ओशन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एशिया से टकराने की वजह से वहाँ सागर की जगह एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला निर्मित हो गई, जिसे हम वैभवशाली हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट या कहे भारत का नया रूप अस्तित्व में आया। अब इससे पहले कि हम जाने आइस एज के वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हालात क्या थे, हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइस एज या कहे हिमयुग आखिर है क्या। आइस एज हिमयुग उस समय को कहा जाता है जब पूरी धरती पर चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ जाती है। पूरी धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ बर्फ की करीब 4 से 5 किलोमीटर ऊंची परत चढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आइस एज समय समय पर आते रहते हैं और हजारों लाखों सालों तक बने रहते हैं। पहले भी कई बार धरती आइस एज का सामना कर चुकी है और भविष्य में भी करती रहेगी। मगर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? धरती पर इस कदर ठंड क्यों बढ़ जाती है? दरअसल धरती को गर्म रखने का जिम्मा सूरज का होता है। अगर धरती पर सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में ना पहुँचे तो धरती पर ठंड बढ़ने लगती है और बर्फ जमने लगती है। धरती सूरज के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूमती है और ये रास्ता समय के साथ बदलता रहता है और साथ ही धरती का सूरज के साथ एंगल भी बदलता है। ऐसे में एक ऐसा वक्त आता है जब धरती सूरज से ऐसे एंगल पर होती है कि पूरी धरती पर ही सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यानी इस दौरान धरती पर हिमयुग का आगमन होता है। चारों तरफ भयानक ठंड और बस बर्फ। इस दौरान धरती पर जीवों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है और कई सारी स्पीशीज बर्फ में विलीन हो जाती है। इफेक्ट ऑफ आइस एज ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक पिछले आइस एज में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा बर्फ से नहीं ढका था, क्योंकि यहाँ का वातावरण धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा गर्म था। हाँ, हिमालय की चोटियाँ जरूर बर्फ से ढकी हुई थी। हालांकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट भले बर्फ से ना ढका हो, मगर उस दौर में यहाँ भयानक बारिश हुआ करती थी। चारों तरफ बस पानी का भयानक बहाव होता है। उस दौर ने वाकई बहुत हद तक आज के भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट किया। उस समय भारत में जीवों की कई सारी स्पीशीज रहा करती थी, जिनमें से कुछ वक्त के साथ विलुप्त हो गई और कुछ इवॉल्व होती रही। यानी आज के जीवों के पूर्वजों ने आइस एज के उस दौर को जिया है। आइए अब जरा जीवों की उन स्पेशल स्पीशीज पर नजर डालते हैं। एशियन स्ट्रेट टस्ड एलिफेंट। इनका साइंटिफिक नेम है पैलियोलॉक्सोडॉन नमैटिकस। वे आज तक इस धरती पर हुए सबसे विशालकाय हाथी थे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की धरती पर विचरते थे। ये बहुत हद तक नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में पाए जाने वाले मैमथ से मिलते जुलते थे। हाँ, मगर साइज में उनसे भी बड़े हुआ करते थे। इन हाथियों को आज के समय के हाथियों का पूर्वज माना जाता है। हालांकि इनका स्कल स्ट्रक्चर आज के हाथियों से बहुत अलग था। इन एलिफेंट्स की एग्जैक्ट साइज पता करने के लिए इनके फॉसिल्स पर कई सारी स्टडीज की गई। यूजुअली किसी जीव की थाई बोन की लेंथ को पता करके उसकी हाइट का अंदाजा लगाया जाता है।
19वीं सेंचुरी में इस जीव की थाई बोन वैज्ञानिकों को 2 हिस्सों में मिली थी। उन्हें जोड़कर लेंथ मेजर की गई तो ये करीब 160 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद कई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने पर इनकी एस्टिमेट साइज का पता लगाया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, ये करीब 17 फीट के आसपास लंबे हुआ करते थे और इनका वजन होता था करीब 22,000 किलोग्राम। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने विशालकाय हुआ करते थे। उस समय इंडिया में इन हाथियों के अलावा भी हाथियों की बहुत सी स्पीशीज हुआ करती थी, जैसे कि स्टेगोडॉन। ये हाथी भी बड़े विचित्र हुआ करते थे। इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 4 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट ऊंचे हुआ करते थे। इनके बाहर वाले दांत भी करीब 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट लंबे हुआ करते थे। इनके दांतों की एक खासियत और थी कि ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के इतने करीब हो जाते थे कि इनके बीच सूंड की जगह ही नहीं बचती थी। इसी वजह से इन हाथियों को अपनी सूंड को दोनों दांतों की किसी एक तरफ रखना पड़ता था। इसलिए इन्हें साइडवेज ट्रंक एलिफेंट भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये जीव भी आज के हाथियों की तरह अच्छे तैराक हुआ करते थे। ये जीव ज्यादातर झुंड में रहते थे और अलग किसी छोटे टापू पर अपना बसेरा बनाते थे। इन टापुओं पर खाने की चीजें भी कम होती थी और रहने की जगह भी। इसी वजह से समय के साथ एवोल्यूशन के दौरान इनकी साइज छोटी होती गई। इस तरह एक वक्त के बाद इनकी साइज किसी वाटर बफलो जितनी ही रह गई और वजन भी करीब 300 किलोग्राम रह गया। उस दौर में हाथियों के अलावा भी बहुत से हर्बीवोरस एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे ओनागर, गजेल्स, नीलगाय, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सुअर, जंगली भैंसा, औरॉक्स और गौर। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो आज इतने फेमिलियर नहीं है, जैसे सिवाथीरियम। ये जिराफ की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो आइस एज के वक्त इंडिया में पाई जाती थी। हालांकि उस समय इनका आकार आज के समय के जिराफ जितना बड़ा नहीं था। ये कनाडा में पाए जाने वाले एक जीव मूस की साइज के बराबर होते थे और कुछ कुछ युकापी की तरह दिखाई देते थे। इनकी हाइट करीब 7 फीट के आसपास होती थी और वजन होता था करीब 400 से 500 किलोग्राम के आसपास। इनके सिर पर भी किसी 12 सींगा की तरह सींग होते थे, जिन्हें ऑसिकॉन कहा जाता है। सिर के अलावा आंखों के ऊपर भी ऑसिकॉन्स का एक पैर हुआ करता था। इसके कंधे बहुत मजबूत हुआ करते थे क्योंकि इन्हें पावरफुल नेक मसल्स का भार उठाना पड़ता था, जिनके ऊपर वजनदार ऑसिकॉन होते थे। इसके अलावा इंडियन राइनोज और हिप्पो के भी पूर्वज उस वक्त भारत में हुआ करते थे। हिप्पो के पूर्वजों के मुंह में दांत भी होते थे, हालांकि आज के हिप्पो के मुंह में दांत नहीं पाए जाते। हर्बीवोरस एनिमल्स के अलावा बहुत से कार्निवोरस एनिमल्स भी उस समय भारत की धरती पर आबाद थे। मैगिंटेरियन, ये जीव कैट फैमिली का एक बहुत पुराना प्रेडेटर माना जाता है। इनके बॉडी पैटर्न बहुत हद तक किसी लेपर्ड या जैगुआर से मिलते जुलते थे। हालांकि ये जैगुआर या लेपर्ड के मुकाबले भारी हुआ करते थे। इनके पंजे बहुत बड़े और चौड़े हुआ करते थे। साथ ही पैर किसी शेर के पैरों की तरह गठीले और मजबूत होते थे। इनकी गर्दन की मसल्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी। इनका बाइट फोर्स भी आज के समय के लेपर्ड से बहुत ज्यादा हुआ करता था। इनके ऊपर के कैनाइन टीथ बहुत बड़े, नुकीले और लंबे हुआ करते थे, जो हमेशा इनके जबड़े से बाहर ही रहते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 100 से 150 किलोग्राम के बीच हुआ करते थे। हालांकि भारत में उस समय इससे भी बड़े और भयानक प्रेडेटर्स पाए जाते थे। फॉसिल्स की स्टडीज से ये बात पता चलती है कि उस समय भी एशियाटिक लायंस, टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स, चीतास, हाइनास और वोल्व्स के पूर्वज रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे चीता के पूर्वज, जायंट चीता। माना जाता है कि इनकी शारीरिक बनावट आज के चीता से लगभग सेम ही होती थी, मगर ये साइज में आज के चीता से बड़े हुआ करते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 120 से 150 किलो के बीच होते थे, यानी आज के समय की अफ्रीकन लायनेस के बराबर। माना जाता है कि भारी और बड़ा शरीर होने के बावजूद भी ये आज के समय में चीता से भी तेज दौड़ सकते थे और अपने से भी बड़े साइज के शिकार को धराशायी कर सकते हैं। इनके पैर, फेफड़े और दिल आज के चीता से बड़े होते थे और इसलिए ये उनसे तेज भी दौड़ पाते थे। इसके अलावा प्राइमेट्स की भी बहुत सी स्पीशीज पाई जाती थी, जो थोड़े बहुत अंतर के अलावा लगभग ऐसी ही हुआ करती थी जैसे आज के प्राइमेट्स होते हैं। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि धरती के क्लाइमेट, ज्योग्राफी और बायोडाइवर्सिटी में हुए बदलावों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर होने वाले असर और आइस एज के दौरान यहाँ पाए जाने वाले जानवरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।